नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या पंजाब 2012 की तरह इस बार भी सबको चौंकाएगा और एक नया इतिहास बनाएगा? ये एक सवाल है। अब सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि आखिर में 2012 में ऐसा कौन सा इतिहास बना था। तो पंजाब की ये रवायत रही है कि वहां सरकारें रिपीट नहीं करती लेकिन 2012 में अकाली रिपीट करती है और वो पूरा आप ये समझिए उसका फिर 10 साल का कालखंड हो जाता है, 2007 से 2017। तो यही एक जो है प्रश्न खड़ा होता है कि जिस तरह से 2012 में पंजाब ने चौंकाया था, क्या 2022 में भी वो चौंकाएगा और तमाम पारंपरिक दलों के इतर जाकर जनादेश देगा उन नए सियासी खिलाड़ियों को जो इस बार पंजाब में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन ने यहां की जमीन को बदला और उस बदलाव का नतीजा यह हुआ कि जो भाजपा कभी स्टेपनी हुआ करती थी अकाली की, उसने वो अलग हो गए, अकाली और भाजपा। अब अकाली अलग मतलब अकेले चुनाव लड़ेगी और भाजपा अलग चुनाव लड़ेगी। फिर किसान आंदोलन की वजह से उपजी किसान पार्टियां एक हो गई, तो 3 तो यही हो गई, 4 आम आदमी पार्टी, 5 कांग्रेस पहले से ही है और एक छठा 7वां दल भी आ गया है। जो कांग्रेस के भीतर रसाकस्सी हुई, उस रसाकस्सी के बाद जिस तरह से कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने एक पार्टी बना ली। फिर अकाली से सुखविंदर सिंह ढींसा जो निकलते हैं, उन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया। तो अब इस तरह से पूरा पंजाब जो है दलों के दलदल में है। अब सवाल यह उठता है कि यहां की जनता जनादेश किसे देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, वहां के जनता को लुभाने के लिए सब लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को जब कैप्टन बाहर गए तो मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्होंने उन्हीं को मुख्यमंत्री चेहरा भी प्रोजेक्ट किया और उसके पीछे यह रणनीति रही कि जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उसका आशीर्वाद मिलेगा कांग्रेस को और कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, क्योंकि उस बिरादरी का बड़ा वहां आधार है, बड़ी उसकी आबादी है। लेकिन एक और जो है पंजाब की सियासत की रवायत है कि वहां पर वो बिरादरी उस तरह से कॉन्सोलिडेट होकर वोट नहीं करती है जिस तरीके से और हिंदुस्तान के इलाकों में करती है। उसकी बड़ी वजह तो यही है कि वहां पर वो लोग काफी पढ़े लिखे और संभ्रांत हैं। ऐसी स्थिति नहीं है जिस तरह से और इलाकों में है। और वैसे भी गरीबी जो है वो जातिगत, मैं ये कहूं कि निष्ठा को बढ़ाती है, लेकिन जब संपन्नता आती है तो इस तरह की निष्ठाओं को वो तोड़ती है और वो ये देखती है कि दरअसल ये जो सरकार होगी या जो सरकारी कार्यक्रम है उससे किसको फायदा हो रहा है, क्या उससे चीजें देश और समाज के अनुकूल हो रही या नहीं, उस हिसाब से वहां वोटिंग होती है। जैसे दिल्ली इसका उदाहरण है, दिल्ली में कोई भी जातिगत बंधन काम नहीं करता है। तो उसी तरीके से पंजाब में वो बिरादरियां उस तरह से लामबंद होकर वोटिंग नहीं करती हैं। तो एक ये बात तो है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने दांव खेला है इस लिहाज से कि वो आ सकती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो ये भी कहा जाता है कि वो कैप्टन जब कांग्रेस छोड़कर गए तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी चली गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की वहां क्या परिस्थितियां बनती हैं। दूसरा, हम आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी ने 2017 की गलती नहीं दोहराई। कहा जा रहा था कि 2017 में चूंकि उन्होंने चेहरा नहीं बनाया किसी को और इस वजह से वहां पर उस तरह की सफलता वो नहीं पाए जो जिस सफलता की आशा करते थे। तो इन्होंने चेहरा भी इस बार बनाया भगवंत मान को, और फिर आप देख ही रहे हैं कि लोग कह भी रहे हैं कि चर्चा है। अब वो चर्चा वाकई में कितनी है वो तो वहां की आवाम तय करेगी और वो 10 मार्च को स्पष्ट होगा। लेकिन जो पिछली गलतियां थी उसे दूर करने की कवायद आम आदमी पार्टी ने की। बनस्पत जो आरोप वगैरह लगे, अगर हम उसको दरकिनार कर दें, जो जिस तरह के आरोप चुनाव के ऐन पहले कुमार विश्वास लगाते हैं और फिर उसको कांग्रेस और भाजपा और अकाली एक
तूल देती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनका कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो यह स्थिति रही आम आदमी पार्टी की। अकाली वहां का, आप ये समझिए, वहां का पारंपरिक दल है, वो कोई नया तो वहां आया नहीं है, और उनका अपना आधार है, उनका अपना काडर है, और यह माना जाता है कि गांव में अभी भी अकाली बड़ी मजबूत है। और जो इनके 5 साल का शासन रहा, उस शासन से उपजी नाराजगी का कितना लाभ अकाली लेगी, या जो शासन रहा उससे उपजी नाराजगी का कितना लाभ जनता उन्हें देगी, ये एक सवाल है। लेकिन अकाली बड़ी मजबूत प्लेयर बनकर उभरी है पंजाब के चुनाव में, बावजूद इसके कि अकाली को लोग कम करके आंकते हैं। लेकिन अकाली, और ये देखिए, ये हमेशा जब इस तरह की बातें होती हैं तो ये रहता है। लेकिन अकाली जो है वो एक मजबूत प्लेयर है वहां पर। किसान पार्टियों की अगर हम बात करें, जो वहां किसान पार्टियां बनी हैं, तो उनके बारे में ये कहा ही जा रहा था कि उनका जो अपना कोई इस तरह का काडर तो है नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो लोग जब आंदोलन खत्म हुआ तो अपने अपने घर वापस लौट गए, और उनकी अपनी जो राजनीतिक लॉयल्टी है वो दरअसल किसी दूसरे दलों से है, किसी और से है, ना कि जो किसान के आंदोलन के बाद बनी पार्टियां हैं उनको लेकर। वो एक काज था किसानों का लेकर, इस वजह से जुड़े थे। बाद में वो काज खत्म हुआ, कानून वापस हो गया, मुद्दा खत्म हो गया, और वो अपने अपने घर वापस चले गए, मतलब जो उनका अपना अपना ठेहा था, ठिकाना था। तो इस वजह से उनकी स्थिति जो है बहुत मजबूत तो नजर नहीं आती है। हां, यह जरूर है कि अगर जो वहां पर तमाम किसानों के ग्रुप हैं वो सपोर्ट करते, जैसे उग्राहा ग्रुप हो गया, दर्शनपाल ग्रुप हो गया, तो स्थिति बदल सकती है। अब यह देखना होगा कि वो कितना सपोर्ट करते हैं। हालांकि जो खबरें हैं उसमें तो नहीं लगता है कि वो कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी भी स्थिति कोई बहुत बेहतर फौरी तौर पर नजर नहीं आती है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने एक मोमेंटम बनाया है प्रधानमंत्री की रैलियों ने, और जो प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है वो तो है ही है, और फिर किसान आंदोलन की वजह से जो कुछ वहां असंतोष उपजा और जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों ने भी कम से कम शहरी इलाकों में यह माना जा रहा है कि भाजपा की संभावना को बहुत बढ़ाया है। और एक जो हम इस पर आए कि वहां डेरों का जो रुख है वो बहुत कुछ तय करता है कि कौन वहां सरकार बनाएगा। तो अब डेरे किधर जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और असल में डेरे किधर जा रहे हैं ये तो तय करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो वहां 6 डेरे हैं और जिनका प्रभाव माना जाता है कि तकरीबन वहां की 70 सीटों पर पड़ता है, 1/4 आबादी है जो पंजाब की, जो डेरों से जुड़ी हुई है, और उसमें जो सबसे बड़ा डेरा है वो डेरा सच्चा सौदा है। तो उसका रुख क्या होगा? अब एक चर्चा तो यह है कि नहीं, वो फरोल पे छूटे हैं, इसलिए जो है कहा जा रहा है कि नहीं वो भाजपा को समर्थन कर सकते हैं। अब ये अलग मसला, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर राधा स्वामी सत्संग से आप देख ही रहे हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मिल रहा है, नामधारी से भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मिल रहा है। लेकिन उसके बरक्स आप देखें तो चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, और चाहे सुखबीर सिंह बादल हो, इनका ये लोग भी मिल रहे हैं, और अकाली को तो आप देखिए संत समाज ने अपना आशीर्वाद भी दिया है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं। अब इन परिस्थितियों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो वहां की आवाम है वो किस ओर जाती है, और डेरे कितना प्रभाव डालते हैं। चूंकि ये माना जाता है कि मालवा, दोआबा और माझा, ये 3 वहां हिस्से हैं। मालवा सियासत वहां की तय करता है, चूंकि वहां से 69 सीटें आती हैं। दोआबा में 23 सीटें हैं, और यहां पर डेरा सचखंड का बड़ा प्रभाव है। माझा 25 सीटें हैं, और यही माझा है जिसने पूरी कांग्रेस में खरमंडल मचा दिया था, और जिस माझा ने कैप्टन को मजबूर कर दिया था। आप एक तरह से समझिए कि उनकी मतलब माझा में जो कांग्रेस की लीडरशिप रही, उसकी वजह से कैप्टन को पहले तो
कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर उन्होंने जिस तरीके से उनको जाना पड़ा, उन्होंने फिर पार्टी भी छोड़ दी। तो माझा जो है, माझा में 25 सीटें हैं, वहां क्या रुख होता है, और इन तीनों ही इलाकों में जो डेरों का अपना प्रभाव है, उस प्रभाव का इस्तेमाल डेरे किस पार्टी के लिए करते हैं, यह भी एक देखने वाली बात होगी। मगर इन सब में ये अगर इन सब से हम इतर जाएं तो ये बड़ी बात है कि क्या इस बार पंजाब दोनों पारंपरिक दलों से इतर जाकर अपना जनादेश देगा और इतर जाकर एक सरकार बनेगी। तो ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। पर अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, और बहुत कुछ चीजें उस पर तय होंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।